हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो हमने देखा था इनकम टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उसका पार्ट 1 हमने देखा था, डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पर स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक नई सीरीज लाने के लिए कोशिश करी है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्प अगर आप किसी पीएसयू का एग्जाम दे रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, सी एस सी एम ए से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीरीज हमने चालू करी है। तो आई एम श्योर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपको इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जो इनकम टैक्स एक्ट में आईसीडीएस है, के जो स्टैंडर्ड है उनके नाम दिए हुए हैं और नंबर दिए हुए हैं। तो वो आपको मैच करने हैं। तीन इसमें दिए हैं। जो नॉर्मली ये जो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है वो सेक्शन 145 सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रेस्क्राइब किए गए हैं। जो कि अगर कोई टैक्स ऑडिट होती है तो उसको ये जनरली एक एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये फॉलो करने पड़ेंगे। आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो इसमें पहला है आईसीडीएस 4। आईसीडीएस 4 है, वो आपका रिलेटेड है रेवेन्यू रिकग्निशन से। मतलब फर्स्ट तो ये सही है, लेकिन आईसीडीएस 9 जो है वो है आपका बोरोविंग को से रिलेटेड है। एंड आईसीडीएस जो 8 है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको मैच करने के लिए, मतलब ए है वो, ए तो 1 से ही मैच है, A1 हो जाएगा। और बी है वो 3 से मैच होगा, मतलब 3 है बोरोविंग कॉस्ट। बी आईसीडीएस 9 बोरोविंग कॉस्ट है, और आईसीडीएस जो 8 है वो आपका रिलेटेड है सिक्योरिटीज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक्स रिसाइड इन मद्रास। जो एक्स है वो मद्रास में रिसाइड करता है। ही गेट्स 3 लाख पर एनम ए बेसिक सैलरी। को बेसिक सैलरी मिलती है 3 लाख रुपए। एंड रिसीव 50,000 पर एनम ए हाउस रेंट अलाउंस, और उसको हाउस रेंट मतलब एचआरए मिलता है। वो मिलता है 50,000। मतलब 3 लाख रुपए का उसको बेसिक सैलरी मिलता है, और एचआरए मिलता है 50,000 का। एंड उसने रेंट पे किया है 40,000 पर एनम। रेंट पे किया उसको 40,000 पर एनम। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो हाउस रेंट अलाउंस है वो उसको 50,000 मिला है, उसमें से टैक्सेबल कितना और एग्जम्प्ट कितना है। लेकिन आपको आंसर देना है टैक्सेबल वाला अमाउंट, एग्जम्प्ट वाला अमाउंट का आंसर नहीं देना है। ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन पढ़ने में, तो ध्यान से देखिए। इसमें आपको टैक्सेबल अमाउंट पूछा है, नहीं कि एग्जम्प्ट अमाउंट। तो उस एचआरए की एक 3 कंडीशन रहती है। सबसे पहले एचआरए आपको रिसीव कितना है वो, तो उसका आ जाएगा इस केस में आपको 50,000 रुपये। पहला अमाउंट ये हो गया, एचआरए रिसीव 50,000 रुपये। दूसरा अमाउंट होता है आपका, जैसे ये मद्रास में है तो मद्रास का पुराना नाम है ये मद्रास, अभी इसका नाम चेन्नई हो गया। तो चेन्नई मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी में 50% ऑफ बेसिक एंड डीए। डीए तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो 50% ऑफ बेसिक कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का 50% हो जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000 हो गया, और 1,50,000 दूसरा फिगर आ गया, 1,50,000। एंड थर्ड वाला फिगर आएगा, अब यही अगर मेट्रो नॉन मेट्रो सिटी हुई तो वहाँ पे 40% लेते हैं। थर्ड वाला फिगर आएगा, रेंट पेड, रेंट पे किया उसने 40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% मतलब सैलरी कितना होगा, 3 लाख का 3%, 30,000। तो रेंट पेड है 40,000 रुपये, उसमें से 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 30,000। ये हो जाएगा माइनस, ये थर्ड फिगर आएगा जो होगा आपका 10,000। तो इन तीनों में जो कम है, लोअर ऑफ
बी विल बी एग्जम्प्ट एंड रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। इन तीनों में कौन सा 10,000 रुपए? आपको 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का आपको मिला है चारे, उसमें से 10,000 एग्जम्प्ट होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट 40,000 है, देट विल बी टैक्सेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 ए। अगर यहाँ पे टैक्सेबल की जगह एग्जम्प्ट अमाउंट पूछता तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता, आंसर हो जाता 10,000। 10,000 एग्जम्प्ट है और 40,000 टैक्सेबल है 50,000 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 193 रिलेट टू टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एंड दूसरा है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 रिलेट टू टीडीएस फ्रॉम डिपेंडेंट बाय डोमेस्टिक कंपनी। टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टीडीएस के सेक्शन के बारे में पूछ लिया कि ये बताइए कि ये जो सेक्शन दिया है 193 रिलेटेड, जो दिया है टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। या 194 टीडीएस फ्रॉम डिविडेंड बाय ए डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है 5,000 से ज्यादा, उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, ये सही है। और जो फर्स्ट वाला है वो भी करेक्ट है, इन टीडीएस और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वो 193 में डील होता है, और टीडीएस फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194 ए में डील होता है। तो इसके बोथ 1 एंड 2 है, वो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी ऑफ इनकम टैक्स 1961 इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द शॉर्टफॉल इज ड्यू टू। अब 234 सी का क्या रहता है कि जो क्वार्टरली आपको जो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, वो क्वार्टरली आपने कितना करना था और कितना किया आपने। तो जितना करना था उतना नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो 234 बी का लगेगा, और एडवांस टैक्स पे किया बट प्रॉपरली पे नहीं किया, आपको जैसे क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। सपोज 1 जून तक अपन एग्जाम लेते हैं, जून तक 15 जून तक आपको 15% पेमेंट करना पड़ता है, और आपने 15% की जगह 10% ही पे किया या 8% ही पे किया, तो जितना पेमेंट नहीं किया उसका जो अमाउंट है उस पे आपको 234 सी के अंदर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो अगर एप्लीकेबल नहीं होगा किस केस में, वो आपको आंसर बताना है। तो पहला है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड फेलियर टू एस्टिमेट द विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अब देखिए, ये जो एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं, तो इनिशियली आपको इनकम पता होनी चाहिए, तभी आप एडवांस टैक्स सही से पेमेंट कर पाओगे। तो लेकिन कैपिटल गेन के केस में आपको इनिशियली पता नहीं लगेगा कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको सेल करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे इनिशियली नहीं पता। हो सकता है बाद में मेरा इच्छा होगी तो मैं उसको सेल करूंगा, तो मुझे इनिशियली पता नहीं है, तो वो कैपिटल गेन के लिए एस्टिमेशन का जो कैपिटल का एस्टिमेशन है, वो मेरा जो 234 का सी का जो इंटरेस्ट लगेगा, उसमें जो शॉर्टफॉल होगा, मतलब मुझे 15% करना था, मैंने 8% ही किया, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है 7% का, ये कैपिटल गेन के कारण हुआ है, तो मुझे 234 सी की पेनल जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। प्लस फेलियर टू एस्टिमेट द विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अब लॉटरीज का पता थोड़ी है आपको पहले की, इनिशियली आप एस्टिमेट थोड़ी कर लोगे कि मेरे को लॉटरी की इनकम होगी। वो तो लॉटरी तो कभी भी लग सकती है, तो वो उसके कारण भी आपका अगर शॉर्टफॉल आया है 234 सी में पेमेंट करने के लिए, तो इंटरेस्ट 234 सी में आपको एडवांस टैक्स का नहीं लगेगा। तो इन दोनों केस में अगर शॉर्टफॉल होता है, इन दोनों केस के कारण अगर शॉर्टफॉल होता है, तो आपको 234 से का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 एंड 2 अबोव। सेक्शन 44 ए डी ए, सेक्शन 44 ए डी ए ऑफ द इनकम टैक्स 1961, which of the following will not be eligible to compute profit and gains from business and profession on presumptive basis? सेक्शन 44 एडी क्या है? 44 एडी का तो नाम सुना ही होगा आपने, जिसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम है, जो बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम है, तो उसमें आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन, मतलब 6% और 8%, 6% जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है उसके केस में, और 8% जो कैश में ट्रांजेक्शन होता है अदर देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो उस केस में 8% आपको
प्रॉफिट मान के प्रेजेंटिव टैक्सेशन पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ता, आपको टैक्स देना पड़ता है। और 44 एडीए है, उसी की केस में प्रोफेशन से रिलेटेड जो है, प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम होगी तो आपका जितना आपका ग्रोस रिसीट है उसका 50% पे आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें पूछा है कि फॉलोइंग विल नॉट बी एलिजिबल टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ऑन प्रेजेंटिव बेसिस। तो इनमें से कौन सा प्रोफेशन है जो कि एलिजिबल नहीं है? तो पहला आर्किटेक्ट का 44 एडी में कवर होता है। एक फिल्म आर्टिस्ट वो भी प्रोफेशन है, वो भी कवर होता है। इंटीरियर डेकोरेटर का जो होते हैं, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर सेम ही होते हैं, तो वो भी कवर होगा। बट वन हु हायर्स गुड्स एंड कैरीज वाला जो है, वो इसमें 44 एडीए में कवर नहीं होता, वो होता है 44 एई में। एई में कवर होता है, तो ये यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन हु हायर्स गुड्स कैरीज। फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑप्शन करेक्टली मेंशन द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट। अब लोग टीडीएस के क्वार्टरली जो रिटर्न जाते हैं उसके स्टेटमेंट की ड्यू डेट पूछ ली। तो क्वार्टरली क्वार्टर खत्म होता है फर्स्ट 30 जून को, सेकंड होता है 30 सितंबर को, और थर्ड होता है 31 दिसंबर को, और फोर्थ होता है 31 मार्च को। तो इनकी जो फर्स्ट 3 क्वार्टर है उनकी नेक्स्ट महीने की लास्ट डेट मतलब 31 जून की है तो 31 जुलाई हो जाएगा, और 30 सितंबर वाले की 31 अक्टूबर हो जाएगा, एंड 31 दिसंबर वाले की 31 जनवरी हो जाएगा। मतलब इनकी तो नॉर्मली 30 दिन रहता है, मतलब लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर एंड होने के लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। बट जो मार्च वाला रहता है उसकी 30 अप्रैल नहीं होते हुए 31 मई उसकी आखिरी डेट है रिटर्न फाइल करने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एंड 31 मई ऑफ द एवरी ईयर इट इज रिटर्न फाइल करने की। नेक्स्ट है आर हु सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन 31 जुलाई। असेसमेंट ईयर 23-24 का एक रिटर्न है, उसने 31 जुलाई को फाइल किया। Find some mistake in the return submitted by him. Assume the assessment order under section 143(3) Income Tax Act 1961 for such return was passed on 15th February 2024 and was served on or on 18th February 2024. He could in this case revise the return till, मतलब किस डेट तक वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है? सबसे पहले उसने रिटर्न फाइल किया 31 जुलाई को। अब रिवाइज रिटर्न का जो डेट रहता है वो रहता है आपका एंड एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, और आपका असेसमेंट हो गया, उन दोनों में जो भी पहले है वो होगा। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, बट उसका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है आपका 18 फरवरी को। 3 फरवरी को असेसमेंट कंप्लीट हो गया और 18 फरवरी को मार्च 2024 को उसको सर्व कर दिया गया, आपका असेसमेंट हो गया है। तो इस केस में वो रिटर्न रिवाइज कर सकता है 31 मार्च 2024 तक। तो 31 मार्च 2020 एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक वो रिटर्न रिवाइज कर सकता है। Which of the following form is not the one in which ETDS return is prepared in electronic media as per the prescribed data structure in either a floppy or CD disk? ये जो TDS का रिटर्न है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। Which of the following form is not the one in which ETDS return is prepared in electronic media as per the prescribed data structure in either a floppy or CD-ROM? फॉर्म 29, 25 ए, 27 आर, 26 बी, 24 क्यू जो सैलरी का जो रिटर्न रहता है वो आप ई टी डी एस रिपीट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर आइदर इन फ्लॉपी और सी डी डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा 24 क्यू। Which of the following annexure of Form 24Q is an optional in the first 3 quarters but mandatory to furnish in the last quarter giving actual particulars for the whole year? जो सैलरी का रिटर्न जाता है Form 24Q, उसमें पहले 3 क्वार्टर में है वो एनेक्जर 1 जाता है सिर्फ, एनेक्जर 2 और 3 नहीं जाता।
बट जो लास्ट क्वार्टर रहता है उसमें एनेक्सर 2 और 3 भी मैंडेटरी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 30 क्वेश्चन जो है, which section of the income tax act 1961 provides for deduction of tax at 10% in premature tax withdrawal from the employee provident fund scheme? एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है उसमें से अगर आप विड्रॉ करते हो, प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो, तो वो 50,000 से ज़्यादा है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। वो कौन सी सेक्शन में कटेगा वो पूछा है, तो वो सेक्शन है 192A में। तो ये आज हमारे थे सेकेंड पार्ट वीडियो का, जिसमें 10 क्वेश्चन अपन डिस्कस किए। आगे भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।